कछवाहा राजपूतों में मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, ये 3 बड़ी पर्सनैलिटी है। सवाई जय सिंह जो है वो पॉलिटिकली उतना सफल नहीं रहा हो, लेकिन कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा फिगर है। अब उनका जो फेज है वो 1700 से लेके 1743 साल का उनका फेज है। 1700 से लेके 1707 तक औरंगजेब का शासन है। 1707 से लेके 1743 तक मुगलों में परवर्ती मुगल आ जाते हैं, बहादुर शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, फर्रुख शेर, रफीदुज्जरात, रफीदुद्दौला, जो कि सब नालायक हैं, नाकारा हैं। और उनके आने से जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो बढ़ने लगती है और मराठा जो है वो स्टीपली राइज करते हैं। मराठों का द्वितीय उत्थान होता है पेशवाओं के अधीन। इसमें बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से 1720 मराठों के सरदार बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है 1720 से 1740 बाजीराव फर्स्ट, जिन्होंने पूरे उत्तर भारत इंक्लूडिंग राजपूताना में हर शासक को जो है बहुत ही दुर्गत किया और वहां से काफी लूटमार की। तो नई नई क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही है। वैसे में सवाई जय सिंह की डिप्लोमेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब सबसे पहले जब वो सत्ता में आते हैं, जब उनको सत्ता में लाया जाता है, तो उनका मूल नाम होता है विजय सिंह। औरंगजेब उनका नाम विजय सिंह से चेंज करके जय सिंह रख देते हैं। उनका एक और भाई है जिसका नाम है चीमा सिंह, चीमा सिंह का नाम जो है विजय सिंह रख देते हैं। अब औरंगजेब बूढ़ा हो चुका है, 80 की क्रॉस हो चुका है, मराठे बार बार परेशान कर रहे हैं। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद संभाजी के बाद में राजा राम और उसके बाद में साहू इत्यादि। तो मराठों का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है। औरंगजेब जो है फ्रस्ट्रेटेड अवस्था में रहता था, साउथ में ज्यादा रहता था, बार बार बुलावा दिया जय सिंह को। जय सिंह यंग थे, उनके विवाह हो रहे थे, तो सबसे ज्यादा विवाह मान सिंह ने किए थे, 31 विवाह किए थे, उसके बाद में 27 विवाह जय सिंह ने किए थे। वो काफी लेट जब दरबार में पहुंचा, औरंगजेब काफी नाराज था और नाराजगी की वजह से उसने आते उसकी गुस्से में दोनों हाथ पकड़ लिए और चिल्ला के बोला कि बता तू अब मेरा क्या करेगा। ऐसे में जय सिंह ने बोला कि जब वो विवाह करके आ रहा था कि मैं अभी पाणी ग्रहण का संस्कार पूरा करके आ रहा हूँ। पाणी ग्रहण का मतलब है हाथ लेना, जिसमें मतलब विवाह का मतलब है। पाणी ग्रहण करके आ रहा हूँ, जिसका अर्थ होता है कि स्त्री जो है वो पुरुष का हाथ पकड़ती है। एक हाथ पकड़ के स्त्री पुरुष से कुछ भी करवा सकती है, तो आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़े, मैं तो आपसे कुछ भी करवा सकता हूँ। अपनी वाक पटुता, अपनी चपलता, अपनी सरलता की वजह से औरंगजेब जो है उनसे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तू बाकी लोगों से सवाया है, यानी एक्स्ट्रा माइल है, यानी सवा जो है 25% एक्स्ट्रा है, और उनको उपाधि मिलती है सवाई की। और यहाँ के बाद जितने भी कछवा शासक थे उन्होंने अपने नाम के आगे प्रेफिक्स के रूप में सवाई लगाए। अब वही स्थिति जो शाहजहां के समय में हुई, शाहजहां के अंतिम काल में उत्तराधिकार युद्ध चला, वैसे ही औरंगजेब के जब अंतिम समय चल रहा था उस समय उनके पुत्रों के बीच में भी युद्ध चले, उत्तराधिकार के युद्ध चले। एक तरफ शहजादा मुअज्जम था, एक तरफ शहजादा आजम था। गलती से जय सिंह ने या सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया, लेकिन मुअज्जम, फिर एक लड़ाई होती है जाजुआ की लड़ाई, उसमें जो है तीर लग जाता है जय सिंह को समझ में आ जाता है कि मुअज्जम ज्यादा भारी पड़ेगा। फिर युद्ध के मैदान में भी उसके ब्लड निकल रहा होता है, वो दुशाला बांध के फिर धीरे धीरे जाता है उसमें, और उसकी कई कहानियां हैं। जो 18th सेंचुरी की इंडिया है, इसमें इतनी कहानियां, इतने किस्से, इतने लर्निंग पॉइंट्स हैं कि अब खत्म ही नहीं होंगे, हजारों किस्से कहानियां। तो वो अभी मेरे पास समय नहीं, जब होंगी जब सुनाएंगे, जब आप बन जाओगे सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बट अभी आप ये समझ लीजिए, जय सिंह ने युद्ध के मैदान में भांप लिया कि मुअज्जम भारी पड़ने वाला है, इसलिए उसी समय अपना पलड़ा उन्होंने चेंज कर लिया। हालांकि मुअज्जम का साथ जो है उनके छोटे भाई विजय सिंह दे रहे थे, जिनका मूल नाम चीमा सिंह था। तो दोनों भाइयों में भी आपस में लड़ाई होती है। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम पर 1707 में भारत के बादशाह के तख्त पर बैठता है और ये देखता है कि जय सिंह और विजय सिंह दोनों उसकी ओर है, लेकिन विजय सिंह जो है प्री पोल अलायंस वाला, यानी युद्ध से पहले उसका जो है मित्र है। तो वो क्या करता है, विजय सिंह को आमेर की गद्दी दे देता है। साथ ही साथ आमेर का नाम इस्लामाबाद या मोमिनाबाद भी रख देता है। इससे वहां की लोकल रियाया जो है वो भड़क जाती है और विजय सिंह को वो सामंत और रियाया मिल्लत, वहां की जो सब्जेक्ट है, जनता है, वो नहीं चाहते थे। ये बात जय सिंह भली भांति जानता था। इसी दौरान एक और घटना होती है। विजय सिंह को जब बहादुर शाह आमेर का तख्त देता है तो बोलता है कि मैं जो है एक राजपूत प्रिंसेस से शादी करूंगा, तो आप अपनी बहन का विवाह मेरे साथ कीजिए। ये बात जब जय सिंह को मालूम चलती है, तो उस समय उनकी एक ही बहन थी, तो उसको जो है वो चुपके से बूंदी के दुर्जनसाल से उसका विवाह जो सामोदा नामक प्लेस में जो है, वहां पर सामोद पहले से कहा जाता है, वहां पर चुपके से कर देते हैं। और ये घटना जब पहुंचती है, इसकी घटना का विवरण जब बहादुर शाह के पास पहुंचता है तो आग बबूला हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसने आमेर को ढूंढाड़ के राज्य को खालसा घोषित कर दिया, यानी केंद्र सरकार के अधीन होकर
का। लेकिन जय सिंह बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, उसके अंदर वो पावर थी कि वो जो है उसको नजरअंदाज करके बहादुर शाह सत्ता में नहीं रह सकता था। ऊपर से उसे वैसे भी शाह बेखबर कहा गया है। खफीका नाम का एक व्यक्ति है जिसने मुंतकुल लुबाब किताब लिखी है, उसमें परवर्ती राजाओं के अलग अलग नाम लिखे हैं। जैसे बहादुर शाह को उन्होंने शाह बेखबर कहा है, किसी को गणित कायर कहा है, किसी को रंगीला कहा है मोहम्मद शाह को, वैसे इनको शाह बेखबर यानी हीटलेस रूलर। इतनी एज में आ गया था वो 80 की एज में बादशाह बना था, तो उसको पता ही नहीं रहता था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सत्ता पर उसकी पकड़ वैसी नहीं थी जैसी औरंगजेब की थी, इसलिए सवाई जय सिंह जो है वो सत्ता में वापस काबिज हो जाते हैं विजय सिंह को हटा के। 1708 में उनका विवाह मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवरी से होता है। और किस शर्त पे होता है? इसी शर्त पे होता है कि मेवाड़ उसकी सहायता करेगा सत्ता में आने के लिए, लेकिन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा जब आमेर के सिंहासन का। अब मेवाड़ और ढूंढाड़ दोनों मिल चुके हैं, मुगल बादशाह इतना शक्तिशाली नहीं है तो उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, वो सत्ता में उसको स्वीकार होना मान लेता है। तब तक जो है जुल्फ अली खान नाम का एक वजीर होता है, वो बहादुर शाह को खत्म कर देता है और जहांदार शाह को सत्ता में लेकर आता है। बाद में दोनों को मार दिया जाता है। सैयद ब्रदर्स जो है वो सत्ता में आ जाते हैं। मीर सैयद अली और अब्दुल्ला खान जो कि निर्माता कहलाए गए हैं, किंग मेकर कहलाए गए हैं दिल्ली दरबार के अंदर, और वो फर्रुख शेर को सत्ता में लेके आते हैं। और फर्रुख शेर जो है वो जय सिंह को विधिवत रूप से शासक मान लेता है और उनको मालवा पे कूच करने के लिए भेजता है और मालवा की सूबेदारी दे देता है। फर्रुख शेर को भी सैयद ब्रदर्स मार देते हैं। रफीदुज्जरात, रफीदुद्दौला और शासक बनते हैं 20-20 दिनों के लिए, उनको भी सैयद ब्रदर्स मार देते हैं। अब आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया है। बादशाह के नाम पर कलंक थे। उनके समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। नादिर शाह के आक्रमण से ये प्रूव हो गया कि मुगलों में अब दम नहीं बचा है, तो इसलिए आसपास के लोगों ने भी विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। इसके समय में जो मथुरा, आगरा, भरतपुर के आसपास के जाटों ने भयंकर विद्रोह कर दिया। विद्रोह को दबाने का कार्य जय सिंह करते हैं। हालांकि मीनवाइल उनसे एक बार मालवा की सूबेदारी छूट जाती है, लेकिन वो पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अब ये वो समय जो मराठे जो है राइज कर रहे हैं। मराठों की लूटमार जो है राजपुताना के राज्यों में भी हो रही है, जिसमें बाजीराव फर्स्ट के बारे में माना गया है कि उसने दिल्ली तक आक्रमण किया और दिल्ली में कौन राजा बनेगा वो उसी ने तय किया। 17 जुलाई 1734 में मराठों के बढ़ते हुए आतंक मराठा मिनाल से निपटने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था सवाई जय सिंह के कहने पर, लेकिन सवाई जय सिंह को अध्यक्ष नहीं बनाया गया। राजपूतों का संघ फेल हो जाता है। अब सवाई जय सिंह जो है वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ डिप्लोमेट है। वो जानता है चतुराई से कैसे राजनीति करके अपने जो है सत्ता में कैसे जो है अपने आप को स्थापित रखना। इसी क्रम में उन्होंने बूंदी के उत्तराधिकार यानी हाड़ौती के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप किया। 1729 की बात है। इसके अलावा मराठों और मुगलों के बीच में भी मध्यस्थता करने के कार्य सवाई जय सिंह ने किए। सवाई जय सिंह 43 में उनकी डेथ हो जाती है। पॉलिटिकली एक एस्ट्यूट पॉलिटिशियन उन्हें माना गया, एक धूर्त कूटनीतिज्ञ माना गया, लेकिन पॉलिटिकल अचीवमेंट के अलावा कल्चर के नाम पर उनके अचीवमेंट बहुत बड़े हैं। और इनके बारे में ये भी है कि वो 7 मुगल बादशाहों के कंटेम्पररी भी रहे। एक तो सवाई जय सिंह के दरबार में कई ऐसे विद्वान हुए, पूरे भारतवर्ष से विद्वान जो है सवाई जय सिंह के दरबार में आए, जिसमें दक्कन भारत के, दक्षिण भारत के, तेलंग ब्राह्मण, नंबूदरी ब्राह्मण इत्यादि को बुलाया गया। बंगाल से जो है विभिन्न ब्राह्मणों को बुलाया गया। भारत के अलग अलग क्षेत्रों से जो जो पंडित प्रकांड विद्वान थे वो सब आमेर की तरफ, जयपुर की तरफ आकृष्ट हुए। तो पहले इनके दरबार में कौन से इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी और कल्चरल फिगर है उनके बारे में चर्चा कर। पहला व्यक्ति है पंडित जगन्नाथ सम्राट। अब पंडित जगन्नाथ सम्राट कौन है? उनका एस्ट्रोलॉजर गुरु है, एस्ट्रोनॉमर गुरु है। जय सिंह के का जो समय है वो समय है जब पूरे यूरोप के अंदर रिफॉर्मेशन के बाद में, रेनेसां के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एनलाइटनमेंट आया है, जिसको प्रबोधन या ज्ञानोदय का काल कहा गया। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। भारत में लगभग न के बराबर। वैसे में जय सिंह अपने युग से बहुत आगे व्यक्ति है। जगन्नाथ सम्राट उनके साइंस के गुरु हैं। वो खुद खगोलविद है, गणितविद है, मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है, पॉलीग्लॉट है, पॉलीमैथ है, कई भाषाएं जानते हैं, कई विज्ञान की शाखाओं के प्रवीण है। पहला काम उन्होंने क्या किया? वेस्टर्न वर्ल्ड में एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूक्लिड, जिसने एक किताब लिखी जिसका नाम था ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री किताब का अरबी में अनुवाद हुआ जो नासिरुद्दीन तुसी ने किया, जिसे इंग्लिश में द एलिमेंट्स कहा जाता है। इस किताब का ट्रांसलेशन संस्कृत भाषा में करने का श्रेय
जगन्नाथ सम्राट को जाता है। एक और किताब लिखी सिद्धांत सार कौस्तुभ, ये अल्माजेस नाम की किताब जो है अरबी भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ था, उसका उन्होंने संस्कृत भाषा में किया। तीसरी किताब है सिद्धांत सम्राट, ये खगोलीय ग्रंथ है जो एस्ट्रालोब नाम के ग्रंथ है, उसके अरबी अनुवाद का संस्कृत अनुवाद है। इसी प्रकार चौथी किताब लिखी यंत्र प्रकार। सवाई जयसिंह ने अपने गुरुओं को गर्गाचार्य की उपाधि भी दी। गर्ग जो है जिसको कहा जाता है भारत में एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा शिखर माना जाता है, तो महर्षि गर्ग के रूप में इसको गर्गाचार्य कहा गया। जो जंतर मंतर, जो वेधशालाएं, 5 वेधशालाएं जो जयसिंह ने बनाई, उनके पीछे जो ट्रू माइंड जो है ये माना जाता है पंडित जगन्नाथ सम्राट का था। इन्होंने कई यंत्र, कई इंस्ट्रूमेंट भी बनाए, जैसे सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, कांति वृक्ष यंत्र, यंत्रराज, दक्षिणोदक यंत्र, उन्नतांश यंत्र और ऐसे दर्जनों यंत्र इन्होंने बनाए। चंद्रमहल की में जो पोथीखाना स्थित है वहां पर मिली मैन्युस्क्रिप्ट से पता चलता है कि जयपुर नगर जब बसाया था तो उसकी स्थापना नींव की ईंट भी जो है पंडित जगन्नाथ सम्राट ने ही रखी थी। अगले व्यक्ति है विद्याधर चक्रवर्ती या विद्याधर भट्टाचार्य। ये वो व्यक्ति है जब जो आए थे मानसिंह, जो जैसोर से शिला माता की मूर्ति लेके आए थे, उसके साथ कई बंगाली ब्राह्मण भी जो है आमेर की तरफ, ढूंढाड़ की तरफ आ जाते हैं। उन्हीं के वंशजों में एक है विद्याधर भट्टाचार्य, जो अपने समय के बहुत बड़े डिजाइनर हैं, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। 1727 में आमेर से दक्षिण की तरफ उन्होंने एक शहर के निर्माण की रूपरेखा रखी। पहले उसका नाम सवाई जयपुरा रखा और बाद में वो धीरे धीरे जयपुर कहलाया। 1734 में इस नगर का निर्माण पूरा हुआ। ये 7 खंडों में बटा हुआ था। इसमें जो मुख्य राजमहल था इसका नाम था चंद्रमहल। इसका भी पुनर्निर्माण करवाने में विद्याधर भट्टाचार्य का मेन रोल था। विद्याधर भट्टाचार्य इतने करीब थे सवाई जयसिंह के, उन्हें देश दीवान की उपाधि दी गई, वो प्राइम मिनिस्टर बने। जयपुर शहर की चारों ओर परकोटा बनाया गया, उसमें 7 दरवाजे, 7 पोल रखी गई। बाद में एक और गेट बना, से बाद में न्यू गेट कहा गया। पूरा शहर जो है 6 इक्वल पार्ट्स में बटा हुआ है, इक्विडिस्टेंट पार्ट में बटा हुआ है, 6 रेक्टेंगल्स में। और ये 6 पार्ट जो है 34 मीटर चौड़ी सड़क से बटे हुए हैं और सड़कें इतनी लाजवाब थी कि हवा के प्रेशर से साफ हो जाती थी। शहर के 2 पार्ट थे, एक तो प्रसाद भाग था, एक उत्तर पश्चिमी भाग था। प्रसाद भाग यानी महल के आसपास के भाग में हवा महल, टाउन हॉल, ताल कटोरा, गोविंद देव मंदिर, उद्यान और वैधशाला स्थित है। पुराने शहर जिसे उत्तर पश्चिमी भाग कहा जाता है, नाहरगढ़ इत्यादि किला बना हुआ है और कुछ बस्तियां। ये जो शहर है ये ग्रिड पैटर्न से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि भारत का पहला नियोजित शहर, फर्स्ट प्लान्ड सिटी, जो ली कर्बूसियर ने चंडीगढ़ बनाया, वो बहुत ज्यादा जयपुर की जो विन्यास है, जो नगर विन्यास है, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, उसकी टाउन प्लानिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित है। एक रूस के ओरिएंटलिस्ट हुए हैं या रूस के भारतविद हुए, भारत के अध्ययन करने वाले इंडोलॉजिस्ट हुए हैं, जिनका नाम है ए कोरास्ताक्या। उन्होंने भारत के बारे में जब अपनी किताबें लिखी तो सबसे ज्यादा जो है प्रशंसा उन्होंने जयपुर के टाउन प्लानिंग की करी। कवि शिरोमणि भट्ट मथुरादास शास्त्री ने आजादी के समय यानी 1947 में लगभग 500 पेज का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है जयपुर वैभवम। इसमें इस नगर के बारे में बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में दिया गया और विद्याधर भट्टाचार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। सवाई जयसिंह के दरबार में तीसरा इंपॉर्टेंट व्यक्ति शिवानंद शास्त्री। ये तंत्र, मंत्र, साहित्य, काव्य शास्त्र, आयुर्वेद, संप्रदाय ज्ञान, इसके प्रकांड विद्वान। इन्होंने एक किताब लिखी शिव सिद्धांत सिंधु, जो कि भागवत ग्रंथ से प्रभावित है। बहुत बड़ा विशद ग्रंथ माना जाता है। चौथे विद्वान है ब्रजनाथ भट्ट। इन्होंने ग्रंथ लिखा है ब्रह्म सूत्र भाण्य वृत्ति। दूसरी उनकी पुस्तक है पद्म तरंगिणी। ये भी अपने समय के संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। अगले विद्वान है श्री कृष्ण भट्ट कवि कला निधि। इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम है ईश्वर विलास। इस ग्रंथ में ईश्वर विलास में सवाई जयसिंह द्वारा अलग अलग वैदिक यज्ञ करवाए गए, खास करके अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया, उसका तफसील से वर्णन है। अगले विद्वान जयसिंह के दरबार में, उनका नाम है पुंडरीक रत्नाकर। इन्होंने जयसिंह से शिप्रा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी के पास में व्रात्य सोम यज्ञ संपादित करवाया। इन्होंने ग्रंथ की रचना की, इसका नाम है जयसिंह कल्पद्रुम। इनके पुत्र का नाम है सुधाकर पौंडरीक, ये भी जयसिंह के समकालिक थे। इन्होंने जयसिंह से पुरुष मेघ यज्ञ करवाया और एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है साहित्य सार संग्रह। अगले विद्वान है पंडित हरिकृष्ण मिश्र। ये कर्मकांडी विद्वान है। उस समय हिंदू धर्म में किस तरह से पूजा की जाए, किस तरह से पूजा की विधि होगी, षोडश उपचार होगा, पंचोपचार होगा, किस तरह से पूजा होगी, इसमें बहुत वाद विवाद था। इसलिए हिंदू धर्म में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए पूजा के संबंध में, कर्मकांड के सिद्धांत में, दैनिक पूजा के संदर्भ में, देव मूर्ति अर्चना के संबंध में, आराधना के संबंध में, उनमें यूनिफॉर्मिटी, एकाकारता लाने के प्रयास सवाई जयसिंह ने किए ताकि हिंदुओं में एकजुटता रहे। इसी क्रम में पंडित हरिकृष्ण मिश्र जो है वो आगे आते हैं। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा प्रभो वैदिकी पूजा पद्धति।
इसमें पूजा पद्धति कैसे होनी चाहिए, इसका एक यूनिफॉर्म सिस्टम दिया है। तो ये तो बड़े बड़े, अब ऐसा माना जाता है कि जय सिंह के दरबार में सैकड़ों बड़े बड़े विद्वान थे। वो खुद जो व्यक्ति इतने विद्वानों को आश्रय दे रहा है, प्रश्रय दे रहा है, पैट्रोनाइज कर रहा है, वो खुद भी बहुत बड़ा विद्वान होगा। तो वो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ब्रह्म बोधिनी नाम की पुस्तक की रचना की स्वयं जय सिंह ने। एक और ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम था यंत्र राज रचना। अब सवाई जय सिंह जो है वो ये मानते थे कि उनके वंशज जो हैं राम के पुत्र, श्री राम के पुत्र लव और कुश में कुश के वंशज हैं, इसलिए वो अपने आप को राम के वंशज मानते थे। श्री राम का महाकाव्य में क्या महत्व है और अन्य क्या महत्व है, इसके लिए उन्होंने सैकड़ों विद्वानों को लगाकर शोध करवाया कि जो जो पांडुलिपियां, जो जो मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं उसमें राम के बारे में अधिकाधिक हमें वर्णन मिलना चाहिए। 20 वर्ष तक सैकड़ों विद्वानों ने इस पर शोध किया और इस अथक मेहनत के बाद में 2 पुस्तकें अस्तित्व में आती है, राम तत्व प्रकाश, राम पूर्णावतार निरूपण। हालांकि पुस्तकें छप नहीं पाती। 1719 में सवाई जयसिंह के कहने पर ही तुलाराम नाम के एक साहित्यकार ने पद्म पुराण में से सीता सहस्त्र नाम की ग्रंथ की रचना की। 1720 में मुरारी कवि ने राम के जीवन चरित्र पर अनर्ग राघवन नाम के ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा श्री कृष्ण भट्ट, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की, उनको ये कहा गया कि अब तक हमने जो है जितनी भी किताबें हैं जैसे गीत गोविंद इत्यादि, इसमें श्री कृष्ण के श्रृंगार व्यक्तित्व को, परिप्रेक्ष्य को ज्यादा उभारा गया। तो राम का भी जीवन जो था वो भी रसमय था, तो राम की रसात्मक अभिव्यक्ति कैसे होनी चाहिए, इसके लिए श्री कृष्ण भट्ट को काम सौंपा गया कि आप किसी साहित्य का प्रणयन कीजिए। और श्री कृष्ण भट्ट ने कई किताबें राम के रसाभिव्यक्ति पर लिखी है, जिसमें संग्राम कला निधि, रामचंद्रोदय, राम रासा 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। अब चूंकि सवाई जयसिंह जो थे, जिन्होंने गोविंद देव मंदिर की स्थापना भी की थी, वो श्री कृष्ण के पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे, सनकादिक मार्ग को भी मानते थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण के सनकादिक मार्ग के संबंध में, चूंकि जिनके वो आर्डेंट डिवोटी थे, उनमें भी साहित्य लिखवाया। तो उनके दरबार में ब्रजनाथ भट्ट ने एक ग्रंथ की रचना की, सच्चिदानंदात्मक पदार्थवान प्रक्रिया। ये सनकादिक पुष्टि मार्ग से संबंधित है। श्री कृष्ण से संबंधित गीता महात्म्य, गोविंद देव वर्णनम किताबों की रचना भी जयसिंह के दरबार में की गई। अब श्री कृष्ण के अनुयायी चैतन्य महाप्रभु थे, जिन्हें गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है, और यही जो है श्री कृष्ण या हरे कृष्ण संप्रदाय के माने जाते हैं। गोविंद देव मंदिर उन्हीं से संबंधित है, इसलिए उन्होंने तुलाराम को कहा। चैतन्य महाप्रभु के जो उपदेश हैं उनको निरूपित किया जाए तो उन्होंने भावनामृत काव्य की रचना की। इसके अलावा शाक्त संप्रदाय, वेदांत संप्रदाय इत्यादि पर भी कई साहित्यिक रचनाएं सवाई जयसिंह के समय में हुई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी, त्रिपुर सुंदरी तत्व, वेदांत पंचविंशति, एकांति लक्षणम, भक्तिसार सिद्धांतम, उपदेश सहस्त्री, वृत्त मुक्तावली, वृत्त चंद्रिका, भक्ति विवर्धनी टीका, भक्ति हंस इत्यादि कई किताबें जयसिंह के दरबार में भक्ति के, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म से संबंधित लिखी गई। धर्म, ज्ञान और भक्ति या ज्ञान, कर्म और भक्ति के मिलन के ऊपर भी उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करवाई। रचनाकार थे कृष्णदेव भट्टाचार्य। पुस्तक है कर्माधिकार विवृत्ति, भक्ति विवृत्ति और ज्ञान विवरणम। शांडिल्य सूत्र व्याख्या नाम का ग्रंथ भी जयसिंह के समय में लिखा गया। सवाई जयसिंह हिंदू धर्म को प्रश्रय देने वाले शासक केवल साहित्य की क्षेत्र में नहीं थे, उन्होंने कर्मकांडीय सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्राचीन काल में होने वाले वैदिक यज्ञों का संपादन भी करवाया। उन्होंने वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, पुरुषमेघ यज्ञ और सबसे इंपॉर्टेंट अश्वमेघ यज्ञ करवाए। ऐसा माना जाता है अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाले वे अंतिम हिंदू महान शासक थे। उन्होंने 2 बड़े बड़े अश्वमेघ यज्ञ करवाए। हालांकि कुछ किताबें कहती है कि उन्होंने 1 दर्जन से अधिक अश्वमेघ यज्ञ करवाए, लेकिन 2 का उल्लेख अधिक मिलता है। पहला अश्वमेघ उन्होंने 1734 में करवाया, जिसमें उन्होंने राजसी घोड़ा छोड़ा, जो बताया जाता है जो रवर सिंह गेट के पास पकड़ लिया गया, और उसके बाद में एक को छोटा मोटा युद्ध होता है, घोड़े की बलि दी जाती है। दूसरा अश्वमेघ यज्ञ जो 1742 में करवाया गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन दोनों यज्ञों का संपादन पंडित ब्रजनाथ भट्ट ने करवाया था। सवाई जयसिंह द्वारा जो ये यज्ञ करवाए गए, इससे उस समय के रियासती भारत में, तात्कालिक भारत में एक मैसेज गया कि हिंदू धर्म को, प्राचीन हिंदू धर्म को प्रश्रय देने वाले शासक सवाई जयसिंह है। इसकी वजह से उस समय के पूरे भारत में, सर्वत्र भारत में फैले हुए जो विद्वान थे, पंडित थे, वो
जो है फ्लॉक करके यानी आके जयपुर में आके बसने लगे और जयपुर इतना बड़ा केंद्र बन गया धर्म और संस्कृति का कि उसे छोटी काशी कहा जाने लगा। कर्नल टॉड भी एनल्स में लिखते हैं कि जयपुर इंडोलॉजी का यानी हिंदू विद्याओं का न्यूक्लियस केंद्र बिंदु बन गया। अब धर्म संस्कृति के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सवाई जयसिंह का वो है उनका खगोल संबंधी ज्ञान। उनको सवाई जयसिंह द एस्ट्रोनॉमर के नाम से जाना जाता है। उस समय की सबसे बड़ी जो चुनौती होती थी विज्ञान के क्षेत्र में, नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में, वो था टेलीस्कोप इत्यादि नहीं होते थे, गणनाएं शुद्ध नहीं होती थी और जो समय की गति है उसको मापने के दो ही तरीके हैं, सूर्य की गति पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में और चंद्रमा की गति पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में, उसका मापन और उसके आधार पर सौर पंचांग और चंद्र पंचांग का सिलसिला चल रहा था। चंद्र पंचांग को विक्रम संवत के रूप में भी माना जाता है, हिजरी संवत के रूप में माना जाता है। तो इस्लामिक जगत है वो चंद्र पंचांग को फॉलो करता था, यानी मून के फेजेस को, मून की चंद्रमा की कलाओं को। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो मानता था सौर को, यानी हिलियो कैलेंडर को मानते थे, जिसमें सूर्य की गति ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। दोनों का मेल करना, दोनों को सम्मिश्रित करवा के शुद्ध गणनाएं करना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था सवाई जयसिंह का। इसके लिए उन्होंने भारतवर्ष में 5 बड़ी बड़ी खगोलीय वेधशालाएं बनाई जिनको एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज कहा जाता है। 1724 में दिल्ली में पहला जो है ऑब्जर्वेटरी स्टैब्लिश होता है, पहली वेधशाला बनती है, इसे जंतर मंतर भी कहा जाता है। इसको बाद में 1852 में इसकी मरम्मत भी करवाई जाती है अंग्रेजों द्वारा। दूसरी वेधशाला शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में अवस्थित है। जिस जगह पर स्थित है उस जगह को जयसिंहपुरा कहा जाता है। यहाँ पर टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट है, 4 यंत्र अवस्थित है। ये 1728 से 1734 के बीच में बनी हुई बताते हैं। जयपुर में जो तीसरी वेधशाला है वो सबसे बड़ी मानी जाती है, इसको जंतर मंतर ही कहा जाता है। इसमें समय की गणना के लिए 10 पत्थर के बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं और 4 जो हैं वो धातु के बने हुए। ये भी 1734 में बन के कंप्लीट हुई। बाद में करीबन 50 साल बाद में टिफिन थेलर नाम का एक यूरोपीय यात्री आता है, वो भी इसका वर्णन तफसील से करता है। वाराणसी में सबसे छोटी वेधशाला है, यहाँ पर एक ही यंत्र है और उसके आसपास एक स्थान है, उसको मान मंदिर कहा जाता है। और जो मथुरा की वेधशाला है वो केवल किताबों में उल्लिखित मिलती है, वो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। इन 5 वेधशालाओं के पीछे जिस व्यक्ति का दिमाग था वो जयसिंह थे और उनके पीछे जो व्यक्ति थे उनका नाम पंडित जगन्नाथ और विद्याधर भट्टाचार्य थे। जयपुर की ऑब्जर्वेटरी है उसके बारे में जानना आवश्यक है कि उसमें 10 पत्थर के, 4 धातु के और 4 और अन्य कुल 18 उपकरण मिलते हैं, 18 यंत्र मिलते हैं, 18 एपरेटस मिलते हैं। उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट उसको सम्राट यंत्र कहा गया। ये सौर यंत्र है, यानी सूर्य की गति के आधार पर समय की गणना करता है, अभी भी बहुत सटीक माना जाता है। आकाश में किसी नक्षत्र की ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए राम यंत्र है। अक्षांशीय और देशांतरीय जो गणनाएं, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल कैलकुलेशन है, उसके लिए राशि वलय है। इसके अलावा जयप्रकाश, संस्थामसा, नाड़ी वलय यंत्र, मिश्रा यंत्र, कपाली यंत्र, ऐसे तकरीबन 18 यंत्र जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। जय सिंह ने स्वयं ने भी जो खगोलीय यंत्र हैं उन पर एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है यंत्र रचना। इसे यंत्रराज रचना भी कहा जाता है। फिर जो कैलकुलेशंस हैं उनके लिए किताब लिखी जय सिंह कारिका कहा जाता है, जिसमें कैलकुलेशन का जो है वो उसके बारे में उन्होंने पूरी उसकी वैज्ञानिकता बताई है। जो भी खगोलीय गणनाएं उस समय होती थी उसको एक किताब के रूप में लिखा गया जिसे टेबल कहा जाता, टेबल को जिज कहा जाता है अरबी में। जिज ए मोहम्मद शाही जो उस समय तात्कालिक मुगल एम्परर जो थे मोहम्मद शाह को समर्पित थी। अब जयसिंह के जो खगोल पार्ट के या एस्ट्रोलॉजी के जो गुरु हैं उनका नाम पंडित जगन्नाथ सम्राट है। जगन्नाथ सम्राट ने सिद्धांत कौस्तुभ नाम की एक खगोलीय गणनाओं पर आधारित एक पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की। उन्होंने यूक्लिड की ज्योमेट्री, नेपियर की अलजेब्रा की किताब को जो ओरिजिनली यूरोपियन भाषाओं से अरबी में अनुवादित थी उनको संस्कृत में अनुदित किया। कुछ विद्वान ये मानते हैं, इल्जाम भी लगाते हैं, एलिगेशन है इनके ऊपर सवाई जयसिंह पर कि उन्होंने जो खगोल के काम किए उनमें कुछ भी मौलिक नहीं है। 18 यंत्रों में ज्यादातर या तो उन्होंने अरेबियन वर्ल्ड से, खास करके जो समरकंद के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनसे प्रभावित है, या यूरोपियन से। लेकिन जो राशि वलय यंत्र हैं वो जानकार ये बताते हैं कि वो पूर्ण रूप से मौलिक सवाई जयसिंह द्वारा ही बनाया गया था। ये वो समय था जब वेस्टर्न वर्ल्ड काफी आगे निकल चुका था। वहां पर जो है एनलाइटनमेंट का प्रबोधन या ज्ञानोदय का काल चल रहा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट चल रहा था। हमारे भारत में उस तरह का डेवलपमेंट नहीं था। मुगलों के समय में भी इस तरह की विज्ञान प्रौद्योगिकी आगे नहीं बढ़ी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में थी। किंचित यही कारण रहा कि बाद में अंग्रेजों ने भारत पर विजय प्राप्त की, जिसमें वैज्ञानिकता
उनकी वैज्ञानिक अभिवृद्धि का बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन इसका अपवाद सवाई जयसिंह को माना जाता है। उन्होंने उस समय वेस्टर्न वर्ल्ड से किताबें मंगाई और उनको ट्रांसलेट किया, और उस समय जितनी भी उपलब्ध थी पूरे भारत में, पूरे विश्व में, एशिया में, यूरोप में, उन सब ग्रंथों को इकट्ठा करने के प्रयास करा और उनका अनुवाद करवा के और उन पर जो है फिर उनका निर्वचन किया। गुजरात के उस समय के एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था केवल राम। केवल राम को उन्होंने जयपुर में बुलाया और उनको काम दिया जो एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम नामक किताब को ट्रांसलेशन में लाया गया और बाद में उसका नाम रखा गया विभाग सारिणी। ये काम केवल राम ने किया। फिर उन्होंने फ्रेंच एल्गोरिदम का एक और ट्रांसलेशन किया जिसका नाम था मिथ्या जीव विभाग सारिणी। इसके अलावा दृक्पक्ष सारिणी, दृक्पक्ष ग्रंथ, समरकंद के एस्ट्रोनॉमर उलुग बेग की एस्ट्रोनॉमी की किताब है, उसका ट्रांसलेशन, ये सब केवल राम ने किया। केवल राम उस समय भारत के सबसे बड़े खगोलविद, नक्षत्र विज्ञानी माने गए हैं। उन्होंने नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर कई किताबें लिखी और ऐसा माना जाता है आज जो पंचांग आ रहा है हमारे जीवन में, जो विक्रम संवत के आधार पे जो हिंदू जो त्योहार है, फेस्टिवल जिसमें आते हैं, उसको तैयार करने में बहुत बड़ा योगदान केवल राम का था। वो पंचांग आज भी उनके वंश जयपुर में पब्लिश करते हैं। दो ही बड़े केंद्र हैं उससे रिलेटेड, एक है काशी नागरिक प्रचारिणी और दूसरा जयपुर। एक किताब लिखी केवल राम ने, इसका नाम है जय विनोद सारिणी। उसी के आधार पर पंचांग लिखा गया जिसे जय विनोद पंचांग कहा गया, जो आज भी छप रहा है। केवल राम ने एक और ग्रंथ भी लिखा, जय सिंह कल्पलता। जय सिंह का काल उसकी कोर्ट में ऐसे विद्वानों से भरा पड़ा था। ऐसे एक विद्वान थे नयन मुखोपाध्याय, जो बंगाल से आए थे। उन्होंने गणित के अरबी ग्रंथ उकर का ट्रांसलेशन संस्कृत भाषा में किया, जिसे वतुल मयूस भी कहा गया है। अच्छा, सवाई जयसिंह की ये जो पांचों वेधशालाएं, वो ऐसा नहीं है कि एक बना दी दूसरी उसका रेप्लिकेट, ऐसा नहीं है। पहली वेधशाला से उसको जो टेक अवेज हुए, उसको जो चीजें समझ में आई कि जो मेटल के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें समय गणना में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, 5 मिनट का फर्क आ रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड और हमारे यहाँ पर, उसको उन्होंने नए सिरे से स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे एक एक वेधशाला जो बनाते गए उसमें लॉजिकली जो है जो पहले वाले के एरर थे उनको उस पर साफ किया गया। इसलिए जयपुर का जो जंतर मंतर है वो सर्वश्रेष्ठ वेधशाला मानी जाती है। जयसिंह को उस समय पाश्चात्य जगत के जो विद्वान थे, खास करके न्यूटन, फ्लेमस्टीड, इनके बारे में भी जानकारी थी। 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी के डब्ल्यू हंटर, जो कि गजेटियर के संपादक भी माने गए, भारत में पहला गजेटियर वही लेके आए। उन्होंने एशियाटिक सर्वेज नाम का जो है उनका जो जर्नल आता था, उसमें जयसिंह के ऊपर बहुत ही एलोबरेटली लिखा हुआ है। अपनी खगोल विज्ञान, अपने नक्षत्र विज्ञान के पीछे जो पैशन था सवाई जयसिंह का, उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने उस समय विश्व में जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे उनको सबको जयपुर दरबार में बुलाने के प्रयास किए और कुछ विदेशी लोग दरबार में आए भी थे। उनमें खास करके पोर्चुगीज थे, पुर्तगाली थे। 1730 में ऐसे एक व्यक्ति थे, पुर्तगाली यात्री पेरे मैनुअल डेफेगिरेदे। ऐसे ही पुर्तगाली चिकित्सा शास्त्री थे जिनका नाम था पीटर डिसिल्वा। ये जयपुर आए, अपने साथ में कई किताबें, कई पांडुलिपियां, कई मैन्युस्क्रिप्ट लेके आए, कई अपने साथ में यंत्र लेके आए। उनको खूब सारा पैसा, खूब सारा धन जो है सवाई जयसिंह ने दिया। एक और पुर्तगाली खगोलज्ञ था जिसका नाम था जेवियर डिसिल्वा। वो अपने साथ में टेलीस्कोप इत्यादि भी लेके आया। इसके अलावा उस समय चंद्रनगर में फ्रांसीसी लोगों की बस्ती थी। चंद्रनगर से एक फ्रांसीसी व्यक्ति को जयपुर में लाया गया, उनका नाम क्लॉड बोडियर था। इसी तरह जर्मनी से फादर एंटोइन गेबेल्स, परगोइर व आंद्रे गेबेल्स नाम के व्यक्ति भी सवाई जयसिंह के दरबार में आए। इन सभी विदेशी लोगों की जितनी भी किताबें थी उनको ट्रांसलेट करके पठनीय बनाने का काम केवल राम ने किया था। इसलिए उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सवाई जयसिंह ने उनको ज्योतिष राय की उपाधि भी दी थी। इस तरह सवाई जयसिंह के व्यक्तित्व में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उनकी पॉलिटिकल और अदर कल्चरल अचीवमेंट के अलावा, वो है उनका साइंटिफिक टेम्पर। ये कहना कि भारत के शासकों में, राजस्थान के राजपूत शासकों में साइंटिफिक टेम्पर का अभाव था, सर्व था, गलत होगा। ये सवाई जयसिंह उसके एक बहुत बड़े जो है उदाहरण है। सवाई जयसिंह की बहरहाल मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में सत्ता में कौन आएगा उसके लिए सत्ता का संघर्ष चल रहा है। एक ईश्वरी सिंह है, दूसरा माधो सिंह है। एक माधो सिंह जो है उसका ननिहाल जो है वो मेवाड़ में है, इसलिए वहां के राजा जो हैं खासकर अमर सिंह इत्यादि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इधर ईश्वरी सिंह अपने सामंतों की सहायता से, फिर आपस में इनकी फूट होती है तो मराठों की सहायता से सत्ता में आते हैं। सवाई ईश्वरी सिंह 1743 से लेकर 1750। 1748 में ईश्वरी सिंह को चुनौती देने के लिए उनके सौतेले भाई माधो सिंह ने मेवाड़ की और हाड़ौती की सेना और मराठों की सेना के साथ अटैक कर दिया जयपुर पे। एक लड़ाई हुई जिसे राजमहल की लड़ाई कहा जाता है। उस राजमहल की लड़ाई में ईश्वरी सिंह विजयी हुआ। विजय के उपलक्ष्य में एक 7 मंजिला ईसर लाट बनाया गया त्रिपोलिया बाजार के पास में, जिसे सरगासूली भी कहा जाता है। इसके आर्किटेक्ट का नाम है गणेश खोवाल। ये अष्टकोणीय इमारत है। अगले ही साल
1749 में जयपुर से 25 किलोमीटर दक्षिण में बगरू में लड़ाई होती है, बगरू की लड़ाई कहा जाता है। इसमें ईश्वरी सिंह, माधो सिंह और मराठों की सेना से पराजित हो जाता है। युद्ध के बाद संधि होती है, 5 परगने माधो सिंह को देने पड़ते हैं और मराठों को बहुत सारा धन देना था, ईश्वरी सिंह वो नहीं दे पाया, इसलिए उस अवस्था में, डिप्रेशन की अवस्था में वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि मराठों की सेनाओं ने 10,000 से अधिक की सेनाओं ने जयपुर को घेर लिया था, ईश्वरी सिंह ने सुसाइड कर ली और महिलाओं ने जौहर किया। हालांकि जौहर का कोई बहुत प्रमाणिक जो है तथ्य या कॉर्पोरेटेड फैक्ट हमें नहीं मिलता। जयपुर में ही ताल कटोरा के पास में ईश्वरी सिंह का स्मारक है। अगले शासक सवाई माधो सिंह 1750 से 1758। ये सवाई जय सिंह की पत्नी जो राजकुमारी चंद्र कुंवरी है मेवाड़ से, उनके पुत्र थे, इसलिए उनको मेवाड़ का जबरदस्त समर्थन था। लेकिन मराठे इस समय बहुत बड़ा आतंक का पर्याय बन चुके थे। ईश्वरी सिंह की मृत्यु में भी, उनकी आत्महत्या में भी उनका हाथ था। यहाँ माधो सिंह भी उनसे परेशान थे और यही वो काल था जब मराठों के ऊपर अटैक किया गया था जयपुर में और मराठों, ऐसा माना जाता है करीबन 2000 से ज्यादा मराठों को कत्ल कर दिया गया। अब नई नई शक्तियां हाड़ौती के पास में, हाड़ौती में एक राज्य है कोटा, जिसमें कोटा का जो है, आगे जालिम सिंह वगैरह के बारे में आप पढ़ेंगे तो कोटा राज्य को मराठों का समर्थन होता है। कोटा में और जयपुर में लड़ाई होती है, भटवाड़ा का युद्ध से कहा जाता है, भटवाड़ा की लड़ाई कहा जाता है इसको, क्योंकि 1761 में हुई। इसमें माधो सिंह पराजित होता है। बहुत सारा धन देना पड़ता है मराठों को, खजाना खाली हो चुका था। अगला वर्ष के बाद में 1763 में एक और लड़ाई होती, कामा का युद्ध, जिसमें वो भरतपुर के जवाहर सिंह को, जाट राजा जवाहर सिंह को युद्ध में पराजित करते हैं। माधो सिंह के समय का जो अचीवमेंट है जयपुर के नाम पे अगर देखा जाए तो उन्होंने उस समय रणथंभौर किले पे कब्जा कर लिया, जो पहले मेवाड़ में माना जाता था, और वहां पर एक शहर बसाया जिसे बाद में सवाई माधोपुर कहा गया। अगले इंपॉर्टेंट राजा है सवाई प्रताप सिंह। इस समय तृतीय पानीपत के युद्ध के बाद मराठों का जो क्लेम था बालाजी बाजीराव के समय का, वो खत्म हो चुका था। लेकिन अब एक नया नेता उभरता है मराठों में, इसका नाम था महादजी सिंधिया। और महादजी सिंधिया का इतना जबरदस्त प्रभाव था कि पूरा उत्तर भारत जो है उनके प्रभाव में था। यहाँ तक कि मुगल शासक कौन बनेगा उसमें भी उन्हीं का से रहता था। तो महादजी सिंधिया ने ढूंढाड़ राज्य को बहुत बार लूटा। 1787 में लाल सोट के पास में एक जगह तुंगा की लड़ाई में राजपूतों की सेना ने मराठों को पराजित कर लिया। महादजी सिंधिया को जयपुर से पीछे हटना पड़ा। अब देखिए, इस समय की घटना इतनी ज्यादा पेचीदा, इतनी ज्यादा क्लिष्ट है, इतनी ज्यादा कम्बरसम है कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप काम की चीजें केवल याद रखिए, उतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद आसपास की घटनाएं बहुत है, लेकिन उसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंस है नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, करियर बनाने के लिए बैठे हैं, हम मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठे। बहरहाल 3 साल बाद में, तुंगा की लड़ाई के 3 साल बाद में 1790 में महादजी सिंधिया वापस अपनी पावर कंसोलिडेट करते हैं और पाटन की लड़ाई में जयपुर की सेना पराजित होती है। प्रताप सिंह को समझ में आ गया कि मराठों से उलझना ठीक नहीं है। मराठों के 2 बड़े केंद्र उस समय बन चुके थे। वैसे मराठों के 5 सरंजामदार होते थे, लेकिन 2 बड़े केंद्र थे जो उत्तर भारत को परेशान कर रहे थे। एक है होलकर, जिनकी सीट इंदौर होती थी, एक होते थे सिंधिया, जिनकी सीट थी ग्वालियर। तो दोनों से अब वो बेहतर संबंध बना लेते हैं। बेहतर संबंध बनाने का क्या तरीका? एक ही तरीका है, पैसे देके। संबंध थोड़े बेहतर हुए, शांति का काल आया। 1799 में प्रताप सिंह ने 5 मंजिला हवा महल बनाया, जो कि श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति का है। ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु को समर्पित है। करीबन 953 इसमें खिड़कियां, इसलिए इसको हवा महल कहा गया। और इसके जो मेन आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था उस्ताद लाल चंद्र। प्रताप सिंह श्री कृष्ण के अनुयायी थे, इसलिए वो ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखते थे। उनके कविताओं के संकलन को, उनके पोएट्री के कलेक्शन को ब्रज निधि ग्रंथावली भी कहा जाता है। इसी समय उन्होंने अपने संगीत गुरु चांद खां के कहने पर जयपुर में अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन बुलाया, जिसमें पूरे भारत के बड़े बड़े गवैये, बड़े बड़े संगीतज्ञ, साजिंदे शामिल हुए। और फिर उस समय जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है, 2 तरह का शास्त्रीय संगीत होता है, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी। म्यूजिक पढ़ेंगे जब आपको कल्चर में बताएंगे, बट अभी इतना याद रख लीजिए कि हिंदुस्तानी संगीत को की बातों को कंपाइल करने के लिए राधा गोविंद संगीत सार नाम के ग्रंथ की रचना की गई, जो संगीत के इतिहास में बहुत बड़ा पड़ाव माना जाता है। उनके कोर्ट में 22 बड़े बड़े स्कॉलर्स और विद्वान थे, जो कि बेसिकली आर्ट से रिलेटेड थे, जो कि संगीत से रिलेटेड थे। उनकी संख्या 22 थी, तो उनको गंधर्व 22 ही कहा गया। अपने संगीत गुरु चांद खां को उन्होंने बुद्ध प्रकाश की उपाधि भी दी। अगले शासक सवाई जगत सिंह 1803 से 1818। ऐसा शासक जो कि जयपुर के, मतलब जो पहले के जो शासक हुए उनके मुकाबले देखा जाए तो काफी पतित अवस्था में थे। सवाई जयसिंह ने जितनी खगोल की किताबें, जितनी धर्म की किताबें लिखवाई, पोथी खाने को इतना जो है उन्होंने उसको पल्लवित किया, उसको एनरिच किया। उनमें से आधी पांडुलिपियां अपनी प्रेमिका रस कपूर को उन्होंने दे दी, जो बाद में जाके दिल्ली और जयपुर के बाजारों में बिक गई कौड़ियों के दाम पे। तो वैसा राजा था जगत सिंह। हर समय जो है वो ऐशो आराम में खोया रहता था। और ऐसा माना जाता है कि उस समय का जो शासन है मेन रूप से
उनकी जो कॉन्क्यूबाइन है जिनका नाम है रस कपूर, वो ही चलाती थी। ये वो समय है जब कृष्णा कुमारी का विवाद उपजता है मान सिंह, जगत सिंह और उधर भीम सिंह की का जो ट्रायंगल, और आखिरकार पिंडारियों और मराठों के हस्तक्षेप की वजह से कृष्णा कुमारी को जहर पीना पड़ता है। तो उसका एक पक्ष जयपुर की तरफ से जगत सिंह था, जो इस बात पे आमादा था कि उसका विवाह अगर होगा तो कृष्णा कुमारी से ही होगा। और इसी क्रम में गिंगोली की लड़ाई होती है जिसमें मान सिंह पराजित होते हैं और जयपुर जो है मराठों की सहायता से उस युद्ध में विजयी होते हैं और राजकोष पर भारी प्रभाव पड़ता है। सब तरह से परेशान थे। मराठों का बहुत ज्यादा आतंक था, इसलिए 1818 में चार्ल्स मेटकाफ के समय में उन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। 1818 में संधि होने के बाद में अब जितने भी शासक हैं, चाहे वो मारवाड़ के हो, चाहे वो मेवाड़ के हो, चाहे ढूंढाड़ के हो, वो वर्चुअल शासक मात्र रह गए हैं। उनके हाथ में ट्रू पावर जो है वो नहीं है। तो 1818 में संधि होते जगत सिंह हटा दिए जाते हैं, उनकी जगह पर सवाई जयसिंह द्वितीय सत्ता में आते हैं। तो इनके समय का कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। हाँ, जरूर ये है कि अंग्रेज रेजिडेंट और एक जो उनकी रानी है भटियानी, उनके बीच में एक तीव्र विवाद होता है। उसकी लंबी कहानी है, बट आप ये समझ लीजिए विवाद हुआ था, दैट्स इट। 1835 से 1880 के लंबे कार्यकाल में राम सिंह सत्ता में आते हैं। जब वो सत्ता में आए तो अल्पवयस्क थे, माइनर थे, इसलिए उनकी समय की रीजेंसी यानी उनके समय संरक्षक बने मेजर लुडलो, जो कि रेजिडेंट थे। लुडलो के प्रभाव में ही सबसे पहले जयपुर में सती प्रथा, डाकन प्रथा इत्यादि पर बैन लगा। कन्याओं के क्रय विक्रय पर बैन लगा। जीवित समाधि लेने पर बैन लगा। हालांकि सती प्रथा, डाकन प्रथा मैंने आपको गलत बता दी। दो ही चीजें याद रखिएगा आप, समाधि प्रथा और दूसरा कन्याओं का क्रय विक्रय। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ। जैसे मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों ने अंग्रेजों को साथ दिया, तो यहाँ पर भी राम सिंह द्वितीय भी उसके अपवाद नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया, बदले में अंग्रेजों ने उनको सितारे हिंद की उपाधि दी। उनके समय में जयपुर जो है क्राफ्टमैन्स और आर्टिजन्स का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था। बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले शिल्पी जो राजस्थान जयपुर में स्थापित हुए, तो उनके लिए उन्होंने एक संस्थान बनाया जिसको मदरसा-ए हुनरी कहा गया। आगे चलकर इसका नाम परिवर्तित हो गया, नाम पड़ा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स। 1868 में अंग्रेजी शासक, ब्रिटिश शासक एडवर्ड पंचम जब जयपुर की यात्रा पे आते हैं, तो उनके आने के उपलक्ष्य में वो पूरे जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाते हैं। हालांकि कहने को गुलाबी, लेकिन ये बेसिकली कत्थई कलर का था, फिर भी इसको गुलाबी ही कहा जाता है, इसलिए तब से जयपुर जो है गुलाबी नगर बन गया। एडवर्ड पंचम जयपुर की सुंदरता से अभिभूत होते हैं और उसे गोल्डन बर्ड की उपाधि देते हैं, मतलब जयपुर को देते हैं। फिर जो पोथी खाना था, उसके आसपास का जो पार्ट वगैरह उसको तैयार करा के 1876 में अल्बर्ट म्यूजियम बनाया जाता है। ये राजस्थान का पहला म्यूजियम था। राम सिंह द्वितीय के समय में अंग्रेजों के कहने पर कई ऐसी चीजें बनती है जो पहली बार राजस्थान में बनती है, जैसे राम प्रकाश थिएटर, राम निवास बांध, रामगढ़, महाराजा स्कूल, संस्कृत स्कूल एटसेट्रा। अगले शासक महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 तक अंग्रेजों के पिट्ठू। 1904 में उन्हीं के समय में राजस्थान में डाक टिकट इत्यादि जो इंट्रोड्यूस होते हैं, पोस्ट कार्ड की शुरुआत होती है। ये वो समय था जब मदन मोहन मालवीय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे बनी थी, उसी तर्ज पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में चंदा इकट्ठा किया। ये उनका भागीरथी प्रयास था और उसको सपोर्ट करने के लिए माधो सिंह द्वितीय ने उन दिनों में 5 लाख रुपए चंदे में दिए। उन्होंने जो राजसी महल है, चंद्र महल, उसके पास में एक महल बनाया, उसका नाम था मुबारक महल। यहाँ पर मुगल, राजपूत, यूरोपियन आर्किटेक्चर का जो है आपको अलग अलग तत्व देखने को मिल सकते हैं। ब्रिटिश शासक एडवर्ड सप्तम का जब राज्याभिषेक हुआ तो वो लंदन जाते हैं और जाने के साथ साथ अपने साथ बड़े बड़े जो है वो सिल्वर पिक्चर, बहुत बड़े बड़े सुराहियां, बहुत बड़े बड़े मृदभांड लेके जाते हैं चांदी के, उनमें गंगाजल भर के लेके जाते हैं जहाज में। और बाद में बताते हैं उनका जब वहाँ कोरोनेशन चल रहा था तो उसमें उनको नहलाया गया उससे। वो बात तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो चांदी के पात्र लेके गए वो विश्व में सबसे बड़े चांदी के पात्र माने जाते हैं। तो ऐसा जीवन, ऐसे अचीवमेंट थे सवाई माधो सिंह द्वितीय के। अंतिम राजा जो है उनका नाम है सवाई मान सिंह द्वितीय, 1922 से 1949 तक। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे थे। आजादी के बाद में सेना में भी ब्रिगेडियर के पद पे आ गए थे। राजस्थान के एकीकरण के समय राज प्रमुख रहे। जब आजादी का संघर्ष चल रहा था, 1900 सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उनकी प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल थे, जिनकी नाम पर MI रोड है जो जयपुर के हार्ट में स्थित है। इसको बैकबोन कहा जाता है जयपुर सिटी की। तो मिर्जा इस्माइल के समय जो है जितने भी आंदोलन, प्रजामंडल इत्यादि आंदोलन चल रहे थे, हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में उनको कंटेन करके रखा गया। उस समय जेंटलमैन एग्रीमेंट भी होता है, वो हम स्वतंत्र आंदोलन डिटेल में पढ़ेंगे जब करेंगे। तो ये वो तमाम बातें हैं जयपुर के इतिहास के बारे में। तो अब तक हमने 3 बड़े बड़े डायनेस्टी को कवर कर लिया है। इन तीनों से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको टेस्ट पेपर लेके आपको बताया जाएगा। वो कब आयोजित होगा, जल्दी हम उसको तैयार कर रहे हैं और आपको उसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। जो पेपर होगा वो हम आपको ऐप पर देंगे, आप उससे वहाँ एक्सेस कर सकते हो। शुक्रिया।